जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अर्जुमंद रज़ा और मैं आज आपको स्कोप एक्सप्लेन करने के लिए जा रही हूँ ENG 201 और बिजनेस एंड टेक्निकल राइटिंग इंग्लिश का। तो इसमें वैसे तो कोर्स के हिसाब से जो हमारा शुरू हुआ है वो लेसन नंबर 23 से शुरू हुआ है। तो लेकिन अगर आप देखें तो सवालात जो कुछ पूछे गए हैं वो लेसन नंबर 19 से भी पूछे गए हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूं, रूटीन क्रेडिट रिक्वेस्ट जो थी वो पूछा गया है, जो कि आपको मिलेगा इससे पहले वाले में। शायद मैं आपको दिखा सकूं तो ये सारे सवाल आ रहे हैं एक्सटेम्पोर्स के बारे में, इम्प्रॉम्प्टू के बारे में जो पूछा गया है कि कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, टाइप्स ऑफ स्पीच, वो सवाल भी पूछे गए हैं। अच्छा अच्छा, मैं आपको एक एक करके बताती रहती हूँ कि क्या क्या स्कोप है इनमें और रिपोर्ट राइटिंग में क्या क्या आ सकता है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और फिर उसके हिसाब से फिर आप लोग फाइनल की तैयारी कीजिएगा। तो इसमें सबसे पहली मेन चीज़ जो है ये है कि ये लेसन प्लानिंग लॉन्ग रिपोर्ट्स इसमें जब आप कर रहे होंगे ना, तो इसमें 2-3 स्टेप्स याद रखिएगा कि ये स्टेप्स क्या हैं, और ख़ासतौर पे जो इनकी डेफिनेशंस हैं, जैसे सीक्वेंशली के मायने क्या होते हैं, क्रोनोलॉजी के मायने क्या होते हैं, या कैटेगरिकली के मायने क्या होते हैं, या अल्फ़ा न्यूमेरिक के मीनिंग्स क्या होते हैं, डेसिमल सिस्टम क्या होता है। इनके एक दफ़ा आप पढ़ लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये डिफ़िकल्ट नहीं है। फिर उसके बाद आप ये आपको इनके देखिए नज़र आ रहे हैं, आपको इनकी डेफिनेशंस लिखी हुई नज़र आ रही हैं। ये बस आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, इतना ये डिफ़िकल्ट नहीं है, समझना है, और एक दफ़ा आपने समझ लिया तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। फिर लेसन नंबर 24 में जब आप आएंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये लॉन्ग रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है। तो उसमें वो आपसे ये पूछेंगे कि ये क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन आ सकता है कि रिपोर्ट राइटिंग की जो है ना वो 3 स्टेप्स बताएं। तो आप ये लिख सकते हैं प्रीफेटरी पार्ट, बॉडी ऑफ रिपोर्ट और सप्लीमेंट्री पार्ट्स। तो ये आप 3 पार्ट्स आपने एक्सप्लेन करना है। तो उसमें फिर आप ये बता सकते हैं कि ये जी अपेंडिक्स किसे कहते हैं, या बिब्लियोग्राफी किसे कहते हैं, ग्लॉसरी में क्या होता है। तो अगर वो पूछ रहे हैं आपसे कि जी टेबल्स और पिक्टोग्राम्स और ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ आती है। या वो ये सवाल कर सकते हैं कि टाइटल पेज में क्या होता है, या टाइटल फ्लाई में क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि टाइटल फ्लाई जो है उसमें सिर्फ टाइटल लिखा हुआ होगा, और टाइटल पेज में जो है ना उसकी इशू की डेट लिखी हुई होगी, नाम लिखा होगा, किसको एड्रेस किया जा रहा है और कौन एड्रेस कर रहा है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी। अच्छा, फिर उसके बाद टेक्स्ट में आपको पता है आपको क्या लिखना है। सप्लीमेंट्री पार्ट्स में इंडेक्स क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इंडेक्स क्या है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि विजुअल एड जो यहाँ पे आ रहा है, विजुअल एड आपके सिलेबस का 50% अगर आपने विजुअल एड को अपने सही तरीके से कवर कर लिया तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। 50% आप पास हो जाएंगे अगर आपने विजुअल एड कर लिया, रिपोर्ट्स कर ली और पंक्चुएशंस कर ली। ये सिर्फ 3 चीज़ें कर ली, आप पास तो अच्छे तरीके से हो जाएंगे, अच्छे नंबरों से। फिर इसके बाद जनरल रिपोर्ट्स आती हैं। जनरल रिपोर्ट्स में वो आप पूछ सकते हैं कि इनका सुपर स्ट्रक्चर क्या है जनरल रिपोर्ट का। तो ये जो चीज़ें हैं, 5 चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए, 6 चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए कि इंट्रोडक्शन, डिस्कशन और मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन। मोस्टली इंट्रोडक्शन 3-4 चीज़ें तो एक जैसी हैं। कंक्लूजन हमारे यहाँ सिर्फ एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट्स जब हम लिखते हैं ना, रिसर्च रिपोर्ट्स, उसमें नहीं होता कंक्लूजन और ना उसमें रिकमेंडेशंस होती हैं। बाकी जितनी भी है, चाहे फिजिबिलिटी रिपोर्ट हो रही है तैयार या प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार हो रही है, बाकी जितनी भी जनरल रिपोर्ट्स तैयार हो रही हैं उन सब में आपको कंक्लूजन भी मिलेगा और रिकमेंडेशंस भी मिलेंगी। ठीक, ये जो सवाल आते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा। और जनरल सुपर स्ट्रक्चर आपका, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट आती है। तो एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट में जो मेन चीज़ है वो ये पूछी जा सकती है कि ये डेफिनेशन कि एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट होती क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट जब हम लैब्स में यूज़ करते हैं, किसी पुरानी चीज़ की रिसर्च को हम मॉडिफाई कर रहे होते हैं, आगे बढ़ा रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं, उसको आर्ग्यू कर रहे होते हैं, वो उस बेस पे जो एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि जी ये जो फलां बंदे ने थ्योरी दी थी साइकोलॉजी की, ये गलत है, तो अब मैं नहीं देना चाहती हूँ, तो उस पे जो है ना ये एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट मैं बयान करूँगी। या जो फला एलिमेंट है या फला कंपाउंड जो है ये सही नहीं था और दूसरी चीज़ इस्तेमाल होनी चाहिए थी, तो उस पर भी एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट यूज़ की जाएगी। इसके पार्ट्स वो पूछते हैं और मैक्सिमम 5 नंबर का ये क्वेश्चन हो सकता है कि इसके पार्ट्स लिखिए, आप बताइए कि इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। उसमें से 2 पार्ट्स लिखने के लिए आ सकते हैं, 3 लिखने के लिए आ सकते हैं, 4 लिखने के लिए आ सकते हैं, या नाम से वो आप उससे कह सकते हैं कि आप नाम बताइए।
अच्छा, फिर उसके बाद आती है फिजिबिलिटी रिपोर्ट। ये ख़ास तौर पे फाइनेंशियल सेक्टर में इस्तेमाल की जाती है, ये शायद आप लोगों को पता हो। और इसमें कंक्लूजन, इवैल्यूएशन, रिकमेंडेशन, ये सब कुछ होता है, क्योंकि फिजिबिलिटी जब हम बना रहे होते हैं तो इशू कर रहे होते हैं कि ये इस फला बंदी की एक स्पेशल और एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। अच्छा, फिजिबिलिटी रिपोर्ट में ऑल्टरनेटिव्स भी जो है ना वो बताए जाते हैं। ये बात याद रखिए, जब भी ऑल्टरनेटिव का तस्करा हो तो आपको पता होनी चाहिए कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट की बात की जा रही है। अच्छा, इसमें भी ये पूछ सकते हैं कि कितने पार्ट्स हैं, तो आपको पता होनी चाहिए कि जी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के 7 पार्ट्स हैं और 7 पार्ट्स हैं, और एलिमेंट्स हैं उसके 7 एलिमेंट्स हैं, और फिर उसके बाद उनके एलिमेंट्स के नाम वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये नाम बताइए, तो आपको नाम आने चाहिए उन सब के। और साथ साथ फिर वो ये पूछ सकते हैं कि इनमें से 2 या 3 को एक्सप्लेन कीजिए, और मैक्सिमम 4 to 5 मार्क्स के सवालों का। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो लेसन नंबर 28 आ जाता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट। प्रोग्रेस रिपोर्ट हमें पता होती है कि जब हम किसी की जो है ना वो गोल को हम एक्सप्लेन करते हैं कि पुराना जो गोल हमने उसको दिया था वो उसने किया सही से या नहीं किया, या नेक्स्ट जो आने वाली चीज़ें हैं, या कॉस्ट है, या जो नया स्केड्यूल बनने वाला है, इशू होने वाला है, उसके बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं तो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है। अच्छा, नॉर्मली प्रोग्रेस रिपोर्ट की डेफिनेशन आती है, और उसके बाद उसके पार्ट्स आते हैं, एलिमेंट्स की कितने एलिमेंट्स हैं, उनका सुपर स्ट्रक्चर क्या है, वही सेम है, इंट्रोडक्शन है, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, ये तो सब सेम है, फैक्ट्स एंड डिस्कशन है, और आंसर जो रीडर्स के क्वेश्चंस होते हैं इनके आंसर्स हैं इसमें। अच्छा, और बाकी सारी चीज़ें, ये जो सवालात पूछे गए हैं ये सिर्फ आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए सवालात दिए गए हैं, ये आप चाहें तो पढ़ लें, लेकिन ये आते नहीं हैं सवालात। अच्छा, फिर उसके बाद आता है प्रपोजल्स। प्रपोजल्स हम किस सूरत में देते हैं? प्रपोजल्स यूजुअली हम उस वक्त प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि जब हम किसी इन्वेस्टर को कोई चीज़ दिखाना चाह रहे होते हैं, या कोई गवर्नमेंट क्लाइंट होता है, कोई बिजनेस होता है, तो हम उसको कोई चीज़ पेश कर रहे होते हैं, कोई प्रोजेक्ट प्लान जो होता है हमारे पास, ये किसी प्रोडक्ट का जो प्लान होता है हम उसको पेश कर रहे होते हैं, तो इसकी प्रपोजल्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। उसके अलावा प्रपोजल्स के कितने पार्ट्स होते हैं? प्रपोजल सबसे बड़ा होता है, इसके 10 एलिमेंट्स होते हैं, ये बात याद रखिएगा। और इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन और सारी चीज़ें आ जाएंगी, मेथड भी आ जाएगी, रिसोर्सेज, स्केड्यूल, क्वालिफिकेशन, मैनेजमेंट, कॉस्ट, सारी चीज़ें, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में होता है तो इस वजह से इसमें कॉस्ट वगैरह भी शामिल होता है। फिर उसमें से ये पूछ लेंगे कि 2 या 3 को एक्सप्लेन करें, और उसके बाद आपको मिलेगा नेक्स्ट लेसन, दैट इज़ 30, और इंस्ट्रक्शंस के बारे में कि इंस्ट्रक्शंस होती क्या है, और इसकी ये जो डेफिनेशन है इंस्ट्रक्शंस की, ये आपके लिए इनफ नहीं है, और प्लीज़ 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 आप गूगल करके जो है ना वो और इंस्ट्रक्शंस को जो है ना और क्लियर कर लीजिएगा। तो इंस्ट्रक्शंस की के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, जिसमें हम देखते हैं गुड विजुअल डिज़ाइंस होते हैं, पेज डिज़ाइंस होते हैं, और विजुअल एड्स होते हैं। और फिर इंस्ट्रक्शंस जो है ना किस किस तरीके से होती हैं, किस तरीके से बयान की जाती हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा, ठीक है। सो इंस्ट्रक्शंस शेप एटीट्यूड्स ऑफ द रीडर, गुड विजुअल डिज़ाइन इज एसेंशियल, टेस्टिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शंस इज ऑफन इंडिस्पेंसिबल। अच्छा, फिर इसमें विजुअल एड दोबारा आ गया कि विजुअल एड किस तरीके से इंपॉर्टेंट होती हैं, और किस तरीके से जो ना वो जो जब भी हम कोई प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो किस तरीके से जो है वो ऑडियंस के इंटरेस्ट को जो है ना वो अपने पास रखती हैं, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, कन्वेंशनल सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है? कन्वेंशनल सुपर स्ट्रक्चर ये होता है कि जिसमें हम इंट्रोडक्शन बयान करते हैं, थ्योरी ऑफ ऑपरेशंस बयान करते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ इक्विपमेंट्स बयान करते हैं कि क्या क्या चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, और लिस्ट ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, गाइड टू ट्रबल शूटिंग इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, ये इजी है। सब्जेक्ट, एम, इंटेंडेड रीडर, स्कोप, ऑर्गेनाइजेशन, यूसेज, मोटिवेशन, बैकग्राउंड एंड डायरेक्शन, इन सब की आपको डेफिनेशन आप पढ़ लेंगे, ये बहुत इजी हो जाएगा कि बहुत आसान है कि मोटिवेशन क्या होती है, एम क्या होता है, इंटेंडेड रीडर कौन होता है, और ये चीज़ें आसान हैं, ये इतना मुश्किल नहीं है। और मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगी कि एक दफ़ा सिर्फ हैंड आउट्स को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, तो फिर आप लोगों के लिए सब कुछ आसान हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद लेसन नंबर 31 आता है, यूजिंग विजुअल एड्स। 12 तरह के जो विजुअल एड्स हैं, 12 टाइप्स ऑफ विजुअल एड्स हैं, यू शुड यूज़ एंड यू शुड नो। इसमें से मेन जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि विच कलर यू शुड यूज़, और वो जो 2 कलर हैं ऑरेंज एंड येलो, वो यू शुडंट यूज़ दोज टाइप्स ऑफ कलर्स, क्योंकि वो अच्छा इफेक्ट नहीं करते। और वो 18 PT यूज़ किया जाता है, और टाइम्स रोमन यूज़ किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें हैं। और किस तरीके से विजुअल एड यूज़ किया जाए, कितने टाइप्स के विजुअल एड्स होते हैं, ये देखेंगे आपको लिखे हुए हैं। ये टेबल, बार ग्राफ, स्पेक्ट्रोग्राम, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, फोटोग्राफ, ड्राइंग,
डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स, स्केड्यूल चार्ट्स और बजट स्टेटमेंट्स। अच्छा, इसके अलावा भी ये तो रिटन विजुअल एड्स है, और इसके अलावा भी हमारे पास विजुअल एड्स मौजूद हैं जिसको हम 3D विजुअल एड्स कहते हैं, जो मॉडलिंग होती है कि जैसे कि जब हम कहीं जाते हैं तो हमने टीवी में अक्सर देखा है कि वो एक मॉडल पेश करते हैं घर का या हाउस का या अपने नए प्रोजेक्ट है कि इस तरीके से होगा या इस तरह की उसकी पार्किंग होगी या इस तरह का सब कुछ होगा, वो 3D विजुअल एड्स में आता है जिनको आप टच कर सकते हैं। और ये जो है वो रिटन विजुअल एड्स में आता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेसन है दैट इज़ नंबर 33, और इसमें उन्होंने एनालाइजिंग रिपोर्ट्स जो है ना, ये इसका टॉपिक है। इसमें टाइटल पेज क्या होना चाहिए, किस तरीके से लिखना चाहिए, बेसिकली इसमें एक्सप्लेन किया जा रहा है कि एक रिपोर्ट किस तरीके से लिखी जाती है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि वो स्पेसिफिकेशंस कैसे टेस्ट करेंगे, आप डिज़ाइन कैसे करेंगे उन स्पेसिफिकेशंस को, फंक्शनल कैसे करेंगे और रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसमें से ज़्यादा सवाल आते नहीं हैं, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हो सकता है सवाल आ भी जाए। मैंने या जो 2-3 लोगों ने किया था पेपर, उसमें से तो कोई सवाल नहीं आए थे इसमें से, इस पूरे टॉपिक में से। तो अच्छा, फिर उसके बाद जो नई चीज़ आती है हम वो लेसन नंबर 34 है। ये राइटिंग प्रॉब्लम्स जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ख़ास तौर पे जो है ना, ये सारी चीज़ें कि पोअरली एनालाइज स्ट्रक्चर क्या होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस किस तरीके से शो होता है कि जब लिखा हुआ होता है किसी में, और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब क्या शो करती है, और ये सारी चीज़ें इनकरेक्ट चीज़ें क्या होती हैं और करेक्ट चीज़ें क्या होती हैं, किस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए, राइटिंग स्टाइल्स कैसे होते हैं। अच्छा, इसमें से पूछ सकते हैं कि आपको 2-3 सेंटेंस दे सकते हैं और वो पूछ सकते हैं कि बताइए कि ये एस वी इनमें से कौन से हैं, एस वी यू इनमें से कौन से हैं, एस एल वी सी कौन से हैं, और एस वी आई ओ कौन से हैं। इसमें से बहुत आसान है, जिसमें 2-3 वर्ड हों और ख़ासतौर पे एंड जो हो रहा है वो वर्ब पे हो रहा हो, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि जी ये सब्जेक्ट वर्ब सेंटेंसेस हैं। लेकिन जिसमें आपका आखिर में वर्ब पे एंड नहीं हो रहा, एक और चीज़ आ रही है दैट इज़ वी कॉल्ड इट ऑब्जेक्ट, सो उसमें एस वी ओ है। ये दो चीज़ें तो बताना बहुत आसान होता है। हाँ, गड़बड़ कहाँ करते हैं बच्चे, स्टूडेंट्स यहाँ पे गड़बड़ करते हैं कि जिसमें आप एस एल वी सी आ जाता है। तो एस एल वी सी क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है और कॉम्प्लीमेंट है। किसी भी चीज़ को अगर आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, फीलिंग सिक, फीलिंग हैप्पी, और यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, और ये सारी चीज़ें जिसमें भी आप किसी भी किस्म की फीलिंग्स बयान कर रहे हैं, उसको हम एस एल वी सी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये तो बहुत इजी है कि आपका ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो दोनों सूरतों में आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल लॉजिक, ये इसकी डेफिनेशन आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा कि ऑर्गेनाइजेशनल लॉजिक जो होती है वो कैन बी अचीव बाय अरेंजिंग द इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली और स्पैचुअली। और फिर राइटर्स स्टाइल कौन कौन से होते हैं, और क्वालिटी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट कैसी होनी चाहिए। अच्छा, परसुएसिव एक राइटिंग स्टाइल है जिसमें आप दूसरे को कन्विंस कर रहे होते हो कि अपनी बात मनवाने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, सवाल पूछा जाता है कि जिसमें आप ये कौन सा राइटिंग स्टाइल है, तो आपको पता होना चाहिए कि जी परसुएसिव राइटिंग स्टाइल है। और क्वालिटी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, ऐसा ना हो कि आप बहुत ही वेग वर्ड्स यूज़ कर रहे हों या आपकी जो लैंग्वेज हो बहुत ज़्यादा ऑर्नेट हो या इस तरीके से कुछ हो, तो उससे से बी वेरी केयरफुल जब आप लिख रहे हो। तो अच्छा, पैराग्राफ यूनिटी, मतलब एक जैसा पैराग्राफ ऐसा ना हो कि उस पैराग्राफ के बीच में कुछ और बातें चली जा रही हैं। तो इसमें अच्छा ये एक वर्ड इंपॉर्टेंट है दैट इज़ वी कॉल्ड इट एडेप्टिव ऑप्टिक्स। तो ये क्या होता है कि जो भी हम चीज़ें देख रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए। और गाइड स्टार, ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, प्लीज़ इसको भी देख लीजिएगा। उसके अलावा वीक वर्जन, इम्प्रूव वर्जन, ये तो सारे आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखे हुए हैं। तो उसमें टॉपिक सेंटेंस क्या होना चाहिए, ये 3 नंबर का सवाल आता है 90% कि इसमें फॉर एग्जांपल आपको कोई भी चीज़ दी जाती है, कोई एक रिपोर्ट का लिख लिया जाएगा कि जी ये रिपोर्ट है और आप मुझे बताइए कि इसका टॉपिक सेंटेंस क्या होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका टॉपिक सेंटेंस क्या होगा, तो वो रिपोर्ट का नाम ही होगा। तो पैराग्राफ की कोहेरेंस के मतलब एक जो पैराग्राफ है वो एक लाइन, उसकी जो एक लाइन है वो दूसरी लाइन में इजीली फ्लो कर रही हो, ऐसा ना हो कि वो सब इधर उधर से भाग रही हो, किसी से कोई जोड़ ना बनता हो, कोई सेंस ना बनता हो। अच्छा, फिर उसके बाद ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस आप यूज़ करें। ऐसा ना हो कि अगर आप ये जैसे ट्रांजिशनल वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल ये मुस्तकिल आते हैं। मोर ओवर, देयरफॉर, अच्छा ट्रांजिशनल वर्ड्स के लिए हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी हम ट्रांजिशनल वर्ड्स यूज़ करेंगे तो उसके बाद हम कॉमा ज़रूर लगाएंगे। तो ये बात जब आपको पता होगी, मोर ओवर, देयरफॉर, बट, व्हेन, देन, ये सारी चीज़ें जो ना यूज़ की जाती हैं।
अच्छा, लिंकिंग प्रोनाउंस जो मतलब ऐसा ना हो कि हम बार बार वही नाम ले रहे हैं कि मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया। इसमें हम जो प्रोनाउंस होते हैं वो यूज़ करते हैं हिज, हर, देयर, देम, इस तरीके से करके हम उसको जो है ना वो उनका सेंस बनाते हैं कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अच्छा, रिपीटेड कीवर्ड्स के कभी तो ये रिपीट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपकी चीज़ इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी पैकेट की कि पैकेट बहुत इंपॉर्टेंट था, तो उसका जो ना उस चीज़ को पैकेट को बार बार वर्ड यूज़ करना इंपॉर्टेंट था। एग्जाम्प्लिफिकेशन इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, और पैराग्राफ डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ओके। नरेशन है, नरेशन तो बहुत इजी होती है, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ जाती है, फिर एनालॉजी आ जाती है, कॉज एंड इफेक्ट। व्हाट कॉजेज समथिंग, फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग फ्लू और फीवर बिकॉज ऑफ इट्स को। तो सो अगर हम ये एग्जांपल दें कि मुझे फीवर या फ्लू हो रहा है ठंड की वजह से या किसी ऐसी वजह से, तो कॉज और इफेक्ट जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। तो कॉज एंड इफेक्ट जो होता है वो एक साथ होना चाहिए। एग्जाम्पल एक और दे सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा फॉग थी, इस वजह से एक्सीडेंट हो गया। तो इसमें कॉज क्या है, फॉग, और इफेक्ट क्या है उसका, एक्सीडेंट। तो ये आपसे सवाल किया जा सकता है कि विच वन इज़ द कॉज एंड विच वन इज़ द इफेक्ट फॉर दिस वन। ओके, फिर उसके बाद एसेट सर्विसेज हैं, बायोमेटालिक कंपाउंड्स आ गए। ओके, सो न्यूमरेशंस कही जाती है। न्यूमरेशंस ये जो पेज नंबर्स लिखे हुए हैं ना, या ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं डॉट डॉट डॉट, आपने किसी भी चीज़ को लिस्ट फॉर्म में कर देना उसको न्यूमरेशंस कहा जाता है। और आइटमाइज्ड कर देना, लिस्ट फॉर्म में प्रेजेंट करना, ईदर यूर राइटिंग 1 2 3 और नॉट, ये इनको न्यूमरेशंस कहा जाता है। बच्चे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है ना वो मिक्स करते हैं न्यूमरेशंस और अल्फ़ा न्यूमेरिक में। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1A, दैट इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक, लेकिन अगर हम खाली डॉट डॉट भी डाल रहे हैं तो ये न्यूमरेशंस होती हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग, लैंग्वेज रिव्यू जो है वो सेंटेंसेस आपको, अच्छा ये लैंग्वेज मैकेनिक्स आ गया यहाँ से। तो वर्डीनेस क्या है, बिला वजह के बहुत सारे लफ्ज़ ठूसे चले जाना एक सेंटेंस में। स्टैक्स, मॉडिफायर्स और नाउन जो ना, स्टैकिंग आपको पता है ना, एक के ऊपर एक रखना। तो वो मॉडिफायर्स जब हम बहुत ज़्यादा एक के ऊपर एक रखते हैं, मॉडिफायर्स तो पता होना चाहिए कि मॉडिफायर्स हम या तो नाउन के से पहले इस्तेमाल करते हैं या नाउन के फ़ौरन बाद इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद पैसिव वॉइस एंड एक्टिव वॉइस हम बचपन से करते चले आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, नॉमिनलाइजेशन क्या होता है, जब भी हम किसी वर्ब को हम नॉमिनलाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल उसके आगे SION लगा के, CION लगा के, TION लगा कर, तो इस तरीके से जो है ना वो नॉमिनलाइजेशन का कहलाई जाती है। अच्छा, अननेसेसरी रिपीटिशन जो है ना वो अलाउ नहीं की जाती है अच्छी राइटिंग में। अननेसेसरी वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो लिंगर ऑन कर देते हैं स्पीच को, जो अच्छे नहीं होते। ओवरलोडेड सेंटेंस, अगर इट्स बेटर टू राइट 12 to 14 वर्ड्स इन अ सेंटेंस, अगर उससे ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो वो ओवरलोडेड सेंटेंसेस कहलाया जाएगा, वो अच्छा सेंटेंस नहीं कहलाया जाएगा। अच्छा, सेगमेंट फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, सेंटेंस फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, सेंटेंस फ्रेगमेंट्स वो होते हैं जिसमें ईदर वर्ब मिसिंग होता है या सब्जेक्ट मिसिंग होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद कॉमा स्प्लाइस क्या होता है कि जब हम टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जो है ना वो एक कॉमा लगा के, खाली कॉमा लगा के, जैसे ये टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है और इन दोनों को हम खाली कॉमा लगा के जो है ना जोड़ने की कोशिश करें, तो वो कॉमा स्प्लाइस होगा, ये गड़बड़ कही जाती है जिसको कॉमा स्प्लाइस कहा जाता है। एक और चीज़ यहाँ पे सन लिखा है, द सन इज़ हाई, पुट ऑन सम सन ब्लॉक, ये दो इंडिपेंडेंट है, अगर हम खाली इसको भी लिख देते हैं तो ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, पुट ऑन सम सन ब्लॉक ये एक इंस्ट्रक्शन है, द सन इज़ हाई ये भी एक इंस्ट्रक्शन है। सन यहाँ पे आपने देखा स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, सन को कैपिटल में लिख देते हैं जबकि सन कैपिटल में नहीं आना चाहिए। सन इज़ अ नॉर्मल स्टार, लेकिन अगर हम वीनस या मर्करी या कोई और की बात कर रहे हैं तो हम उसको कैपिटल में करके लिखेंगे, ठीक है। फिर अच्छा, फ्यू सेंटेंस, जब हम एक सेंटेंस को बल्कि दो सेंटेंसों को एक साथ घुसाने के एक दूसरे के अंदर जो है ना वो कोशिश करते हैं और बिला वजह जोड़ने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल, आई गॉट अप लेट दिस मॉर्निंग, आई डिडंट हैव टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। तो दो अलग अलग सेंटेंस हैं, तो उन दोनों को एक साथ घुसाने की कोशिश करें और एक बनाने की कोशिश करें। स्ट्रिंगी, स्ट्रिंग से निकला है, लिटरली इसका वर्ड बिल्कुल सेम होगा कि जब हमारे पास बहुत सेपरेटेड क्लॉजेज हों और ब्रोकन अप क्लॉजेज हों और उसमें हम एक साथ एक जॉइन करने की कोशिश करें तो उसको स्ट्रिंगी सेंटेंसेस कहते हैं।
एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट ये होता है कि अगर आप यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि जी मैं सादिया से बात शुरू कर रही हूँ, तो ऐसा ना हो कि वो सादिया जो ना वो बीच में आते आते ही हो जाए, तो वो ही नहीं होनी चाहिए। तो वो उसका जो ना वो प्रोनाउन एंटीसीडेंट जो है ना एग्रीमेंट कहा जाता है, कि उसका जो प्रोनाउन मैं यूज़ कर रही हूँ वो शी ही यूज़ कर रही हूँ या हर यूज़ कर रही हूँ, मैं हिज हिम या ही यूज़ नहीं कर रही। तो इस चीज़ को हम कहते हैं प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। तो ये हो गया। फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 37 आ गया। लेक्चर नंबर 37 में चॉपी सेंटेंस क्या होते हैं, पैरेललिज्म, दो चीज़ें अगर आप दो चीज़ें बयान करें तो उसको एक साथ लेके चलें, ऐसा ना हो कि वो एक चीज़ पीछे रह जाए और एक चीज़ आगे चलती चली जाए। फिर चॉपी सेंटेंसेस क्या होते हैं कि बहुत छोटे 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 आप 10-12 सेंटेंस को कि मैं गई, मैंने खाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो वो आप 4-5 कामों को अगर एक सेंटेंस में लिख सकते हैं तो उसको चॉप बिला वजह जो ना होता था कि जी वो 20 सेंटेंसेस लिख कर आए जब हम 2-3 में थे, अब वो 20 सेंटेंसेस बिला वजह के जो ना हम खींचते, जबकि वो एक सेंटेंस में या दो सेंटेंस में सारी बात हो सकती थी, लेकिन उसके बाद भी हम खींचते थे। अच्छा, मिसप्लेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं? मिसप्लेस सही प्लेसमेंट्स जो है ना जब आप नहीं लगाते मॉडिफायर्स की, तब जो है उनको हम कहते हैं मिसप्लेस मॉडिफायर्स। और इंटरप्टेड सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? इंटरप्टेड सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स वो होते हैं कि जिसमें बीच में कोई कोई ना कोई ऐसी बात बोल दी जाए, शॉर्ट वन वर्ड मॉडिफायर्स हो जाए, या कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो पूरी चीज़ को, पूरे सेंटेंस को ख़राब कर दे या उसको डिस्ट्रैक्ट कर दे, उसके मेन मकसद से हटा दे। अच्छा ठीक है। मॉडिफायर्स ऑफ द नाउन ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि वो नाउन से पहले लगता है या फॉरन इमीडिएटली आफ्टर नाउन लगता है। अच्छा, एडवर्ब मॉडिफायर्स ये भी बहुत इजी है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा जब आप एक दफ़ा पढ़ेंगे तो। अच्छा, डबल नेगेटिव ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसमें फेल होना बहुत आसान है, इसमें मार्क्स लूज़ करना बहुत आसान है। इसमें अगर जैसे मैं आपसे बात बोलूँ कि तुम वहाँ नहीं गए थे, क्या नहीं गए थे, सो ये जो मैं बोल रही हूँ ना क्या नहीं गए थे, तो ये डबल नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब ये कि तुम गए थे और मैं तुमसे सवाल कर रही हूँ। सो डबल नेगेटिव जो होता है ना वो पॉजिटिव का इम्पैक्ट देता है। तो डबल नेगेटिव इज़ नॉट अ नेगेटिव, डबल नेगेटिव इज़ अ पॉजिटिव। ओके, फॉल्टी कंपैरिजन, मैं जैसे चांद को तारों से कंपेयर करूँ तो दैट इज़ फाइन, लेकिन चांद को अगर मैं ज़मीन से कंपेयर कर रही हूँ या कुछ और चीज़ से कंपेयर कर रही हूँ जो बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल ख़राब कंपैरिजन कर रही हूँ, तो वो उसको हम फॉल्टी कंपैरिजन कहते हैं। नॉन पैरेलल कंपैरिजन जिसमें हम दो अलग बातें बातें करें, कि जैसे एक मेकअप की बात हो रही है और एक खाने की बात हो रही है, तो दो अलग अलग बातें एक ही सेंटेंस में जब हम करने की कोशिश करते हैं तो हम उसको कहते हैं नॉन पैरेलल कंपैरिजन। इनकम्प्लीट कंपैरिजन जिसमें हम आधी बात करके चले जाते हैं, उसमें पूरा सेंस नहीं बनाते कि जी हम ये कहें कि जी फ़लाँ हमसे अच्छा है, किस चीज़ में अच्छा है ये हमने नहीं बताया, तो ये फ़लाँ में मैं अच्छी हूँ और मैं किस चीज़ में अच्छी हूँ ये मैंने बताया, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि इनकम्प्लीट कंपैरिजन। अच्छा, इन अप्रोप्रिएट शिफ्ट्स जो होती हैं उसमें कैटेगराइज किया जाता है, जब अगर हम बग़ैर किसी रीज़न के जो है ना कैटेगराइज करते हैं, और एक मूड हमने जब स्टार्ट किया लेक्चर को तो जी मेरा मूड तो बड़ा अच्छा था, लेकिन जब मैंने लेक्चर एंड किया तो मेरा मूड बहुत ख़राब था, मैं बहुत गुस्से में आ गई थी, मेरी आवाज़ बहुत ख़राब हो चुकी थी, या मैं मेरी वोकेबलरी बहुत ख़राब हो चुकी थी, तो उसको जो है इन अप्रोप्रिएट शिफ्ट्स कही जाती है। अच्छा, यही सेम चीज़ टेंसेस में अगर हम इस्तेमाल करें तो वो टेंसेस में हो जाएगी कि जी इन अप्रोप्रिएट शिफ्ट्स इन टेंसेस, और पहला वाला इन अप्रोप्रिएट शिफ्ट्स इन मूड्स, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अच्छा, हाँ, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस ये आपसे पूछ सकते हैं कि इसको इस टेंस से दूसरे टेंस में चेंज कीजिए, या इस टेंस में ये क्या है। अच्छा, प्रोनाउन केसेस क्या होते हैं? प्रोनाउन केसेस हमें पता होने चाहिए कि तीन हैं खाली, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पसेसिव। सो सब्जेक्टिव क्या है कि आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, हुएवर, और उसी के ऑब्जेक्टिव जब हम देखें यहाँ पे सब्जेक्ट यूज़ होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यूज़ होगा, और जब हम उसकी बात करेंगे तो पसेसिव यूज़ होगा कि उसकी his watch, her purse, whose makeup, इस तरीके से जो ना फिर वो पॉजिटिव यूज हो जाएगा। लेक्चर नंबर 38 ये इंपॉर्टेंट है, इसमें वेग लैंग्वेज की क्वालिटीज़ पूछ सकते हैं, ऑर्नेट लैंग्वेज क्या होती है ये पूछ सकते हैं, टेक्निकल टर्म्स इसमें पूछ सकते हैं, सेक्सिस्ट लैंग्वेज क्या होती है, एजिस्ट लैंग्वेज क्या होती है, और पंक्चुएशंस। अच्छा ठीक है, आसान आसान अल्फाज में समझाऊँ, वेग लैंग्वेज वो होती है कि जैसे कि जो है ना हम इनएक्यूरेट जो होती है ना उसको वेग लैंग्वेज कहते हैं, कि डिटेल ऑल्दो द अमाउंट ऑफ डिटेल इन योर राइटिंग विल डिपेंड ऑन योर ऑडियंस, यूज स्पेसिफिक फैक्ट व्हेन एवर, बहुत ज़्यादा बिला वजह जो बकवास की जा रही होती है ना उसको हम वेग कहते हैं। डिफरेंट वेग एसोसिएशन एंड एक्यूरेट इज साइंटिफिक रिपोर्टिंग। अच्छा, ऑर्नेट क्या होती है? क्लियर ज़रूर होती है, सिंपल ज़रूर होती है,
लेकिन उसके बावजूद भी उसमें मेन पॉइंट मिसिंग होता है। तो या वो मेन पॉइंट कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो मेन पॉइंट गायब हो जाता है, उसको ऑर्डिनेट लैंग्वेज कही जाती है। तो अच्छी राइटिंग में ना वेग लैंग्वेज होनी चाहिए ना ऑर्डिनेट लैंग्वेज होनी चाहिए। अच्छा, टेक्निकल टर्म अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आखिर में ग्लॉसरी में लिखना चाहिए, क्योंकि सब लोग टेक्निकल नहीं होते, तो उनके बारे में डेफिनेशंस होनी चाहिए। बाइस लैंग्वेज में हम ये बात जानते हैं कि बाइस लैंग्वेज जो होती है वो सेक्स बाइस्ड होती है, कल्चरल बाइस होती है, फिजिकल एबिलिटीज़ होती हैं, एथनिकल और रेशियल बाइस्ड होती हैं। तो कि मतलब आप किसी को ये ना कहें कि जी काला है गोरा है, जब हम लिख रहे हैं वो उस काले ने ये काम कर दिया, या उस गोरे ने ये काम कर दिया, या उस औरत ने ये काम कर दिया, या उस बच्चे ने या उस आदमी ने ये काम किया। तो हम उसको जब जनरलाइज करते हैं तो उसको बाइस्ड लैंग्वेज कहा जाता है। पंक्चुएशंस में पीरियड्स हम सबको पता है कि फुल स्टॉप को कहा जाता है। कॉमास हमें पता है कि जब भी हम ट्रांजिशनल वर्ड्स यूज़ करते हैं, कनेक्टिव्स यूज़ करते हैं, तब हम लगाते हैं। कोलॉन जब हमारे पास लिस्ट होती है तो हम उसमें यूज़ किया जाता है। सेमी कोलॉन ये आपको लिंक में डाल दूंगी। तो अच्छा, पेरेंथेसिस ये क्या होते हैं? ये ब्रैकेट्स होते हैं, और ये ब्रैकेट्स अलग होते हैं। जो गोल वाले ब्रैकेट्स होते हैं उनको पेरेंथेसिस कहा जाता है, जो स्क्वायर वाले ब्रैकेट होते हैं या कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं उनको ब्रैकेट्स कहा जाता है। तो इसमें इन्होंने सब एग्जाम्पल्स दी हैं, एग्जाम्पल्स रीड कर दीजिएगा, क्योंकि इन एग्जाम्पल्स में से भी बहुत कुछ आता है। कोटेशन मार्क क्या होता है? जब हम एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है? क्वेश्चन मार्क सब में पता है, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन के आखिर में लगता है। एक्सक्लेमेशन जब हम किसी फीलिंग्स को शेयर कर रहे होते हैं तब लगा रहे होते हैं। अपोस्ट्रोफी जब हम किसी की पोजीशन हमें शो करनी होती है, कॉमा लगा के अपोस्ट्रोफी का, फिर एस लगाते हैं। फिर हाइफेंस क्या होते हैं? हमें जब दो चीज़ें प्रीफिक्स या ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, सफिक्स या प्रीफिक्स, तो उसमें हम लिखने के लिए हाइफेंस यूज़ करते हैं। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिखाना चाह रही हूँ, ये देखिए हाइफेंस की। तो ये हाइफेंस इज प्रीफिक्स, सफिक्स, लेटर्स एंड नंबर्स विद नाउन। सो स्पेल्ड आउट नंबर्स इसमें इन्होंने ये दी हुई हैं एग्जाम्पल्स। ऑल के बाद ऑल राउंडर हुआ, या इस तरीके से करके इसमें सेल्फ हेल्प हुआ, ये सेल्फलेस हुआ। तो ये हाइफिन्स होते हैं, छोटे से जो डैश होता है उसको हाइफिन्स कहा जाता है। अच्छा, ये उन्होंने एग्जाम्पल्स दी हुई हैं कुछ, और ये देखें टी सेल, 10 सिलेंडर टी सेल की आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। पोस्ट न्यूटेनियन यूनिवर्स कह सकते हैं, किसी सेंटेंस में आपको कहते हैं एक्स सोवियत साइंटिस्ट कह सकते हैं। मल्टीप्लाई, ये देखें आप, इसमें आपको नज़र आ रहे हैं हाइफिन्स, तो इनमें हाइफिन्स लगाए जा सकते हैं। वो वर्ड्स हैं जिसमें हाइफिन्स लगाए जा सकते हैं। ठीक, फिर ये देखें आपको वाई ग्रिड लेवल्स, इसमें इन्होंने हाइफिन लगाया हुआ है। देखें एक हाइफिन लगाने से जो ना दोनों की मीनिंग्स डिफरेंट हो गए। इसमें लाइट ईयर में जब इन्होंने हाइफिन लगाया है तो इसका मतलब है कि ये मेजरमेंट हो रही है टाइम पीरियड की, ओके, मेजरमेंट है। और जब इन्होंने इसमें नीचे वाले में हाइफिन नहीं लगाया है तो इसमें है कि मतलब हल्का सा साल, मतलब नॉट हैवी। तो और उसमें लाइट ईयर कि एक साल, एक रोशनी का साल जो होता है ना, वो टाइम पीरियड की मेजरमेंट हम बता रहे होते हैं। तो वो हाइफिन के बाद जो है ना वो मायने ही टोटल डिफरेंट हो जाते हैं। तो इंट्रा सिस्टम, हाइपरटेंशन, मेंटेनेबिलिटी, कुछ इस तरीके से आप उस तरीके से सेंटेंसेस दे सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए कि इसमें कहाँ लगे। डैशेस आपको पता है कि डैशेस बहुत इजी हैं कि किस तरीके से लगते हैं। डैश डैश डैश, दो तीन हाइफन्स यूज़ किए जाते हैं जब चीज़ आगे भी हो और ख़त्म ना हो रही हो। पेरेंथेस जब हम कोई इन्फॉर्मेशन जो उससे रिलेटेड ना हो लेकिन हमें लिखनी है क्योंकि हम चाहते हैं कि सामने वाला बंदा अच्छी तरीके से समझे, तो हम पेरेंथेसिस यूज़ करते हैं। ओके, मैकेनिक्स एब्रिविएशंस इंपॉर्टेंट हैं इसमें मोस्टली। अच्छा, कैपिटलाइजेशन एक तो हम सेंटेंस के शुरू में यूज़ करते हैं, दूसरा किसी भी नाम के लिए शुरू किया जाता है, तीसरा आई जब एज अ प्रोनाउन यूज़ किया जाता है तो यूज़ किया जाता है। और अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि कैपिटलाइजेशन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूज़ नहीं किया जाता, जैसे कि इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियसिस, तो इसमें हम यूज़ नहीं करेंगे न्यूक्लियोसिस। और ब्रैंकियल प्लेक्सिस इसमें हम यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर जब हम पार्किंसन डिजीज़ की बात कर रहे हैं तो पार्किंसन डिजीज़ जो है क्योंकि वो नाम से निकली है पार्किंसन के, तो इस वजह से हम उसको कैपिटल में यूज़ करेंगे। इटैलिक हम इस वजह से यूज़ करते हैं क्योंकि कोई बात करते करते कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है तो हम उसको इटैलिक में कर देते हैं। अच्छा, एड्स बहुत आसान है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी, डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये वायरस है। और एड्स इसका सिंड्रोम है। तो HIV जो वायरस है उससे जो बीमारी होती है उसको हम एड्स कहते हैं।
ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। फिर न्यूमरेशंस मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, इक्वेशंस क्या होती हैं, सिंबल्स क्या होते हैं, पेजिनेशन क्या होता है कि जब हम पेज लिख रहे होते हैं इटैलिक के कास्ट में, ये पेजिनेशन होती है। ये देखिए इटैलिक है और इसमें हमने छोटे से रोमन नंबर्स लिखे हुए हैं, ये सब नंबर्स होते हैं ना, और अरबिक और न्यूमरल्स लिखते हैं, रोमन लिखते हैं, तो उनको हम पेजिनेशन कहा जाता है। अच्छा स्पेलिंग, इसमें इन्होंने बताया है कि देखिए अमेरिकन इंग्लिश में और ब्रिटिश इंग्लिश में दोनों में स्पेलिंग्स में डिफरेंस होता है। जैसे कि ये फाइबर में BER अमेरिकन में है और BRE जो है वो ब्रिटिश में, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि बताएं ये वाला कौन सा है। आसान है, ब्रिटिश वाले जो ना वो यू लगाते हैं कलर में भी, लेबर में भी, ऑर्डर में भी, और अमेरिकन नहीं लगाते। अच्छा अमेरिकन S यूज़ करते हैं ऑफेंस डिफेंस वगैरह में, और ब्रिटिशर्स जो हैं वो C यूज़ करते हैं। ये लोग जो है ना अमेरिकन जो है ना वो पीडिया जो है ई को सिर्फ खाली ई यूज़ करते हैं, और अमेरिकन जो है ना वो ई जो है ना वो AE जो है ना उसको ई साउंड करते हैं। अमेरिकन डबल L लगाते हैं, ब्रिटिशर्स जो है ना वो सिंगल L लगाते हैं। और अमेरिकन जो है ना वो Z यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और सिविलाइजेशन में, और ब्रिटिशर्स जो हैं वो S यूज़ करते हैं। तो ये तो इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप यही सारी सिर्फ यही वाली एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि वो कहीं और से भी आपको दे देंगे, पूरी डिक्शनरी नहीं दे सकते वो आपको, लेकिन वो ये दे सकते हैं, ये एग्जाम्पल जो आपके हैंड आउट्स में मौजूद हैं। अच्छा लिसनिंग कितनी तरह की होती है और इंटरव्यू कितने तरह के, तो लिसनिंग जो है वो 3 तरह की होती है, और ये बात आपको पता होनी चाहिए। और स्पीकिंग जो ना 2 तरह की होती है। लिसनिंग में हम कर लेते हैं कि क्रिटिकल लिसनिंग होती है, एक्टिव लिसनिंग होती है, और कंटेंट लिसनिंग। कंटेंट लिसनिंग जो मैंने कहा वो सिर्फ आपने सुन लिया, क्रिटिकल लिसनिंग जो आप मैंने कहा उसको आपने जज भी किया, ठीक है। और एक्टिव लिसनिंग के जब मैं आपसे बात कर रही थी तो आप सर भी हिला रहे थे, स्माइल भी कर रहे थे, हाँ जी यस कुछ ना कुछ बोल रहे थे, वो एक्टिव लिसनिंग हो गई, ठीक है। और एक्टिव लिसनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो आपको अच्छा रिजल्ट देती है। फिर उसके बाद स्पीकिंग 2 तरह की होती है, रिटन कम्युनिकेशन हो जाती है उसमें, और ओरल कम्युनिकेशन हो जाती है। तो ओरल कम्युनिकेशन में आपको पता है एक्सप्रेशंस आते हैं, सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा कैटेगराइज इंटरव्यू जो होते हैं वो क्यों किए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सीकिंग इन्फॉर्मेशन टू ऑब्टेन और टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन जो होती है, और परसुएसिव इंटरव्यूज़ होते हैं। 3 तरह के इंटरव्यूज़ होते हैं बेसिकली, ये बाकी जो हैं आपको नज़र आ रहे हैं ये इन 3 से ही निकले हैं। तो जॉब इंटरव्यू होते हैं, इन्फॉर्मेटिव और परसुएसिव, ये 3 होते हैं, और फिर इनसे जो ना वो जॉब एग्जिट इंटरव्यू जो है वो जॉब इंटरव्यू में आता है, और इवैल्यूएशन इंटरव्यू जो है ये जॉब इंटरव्यू में आता है। काउंसलिंग इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन में आते हैं। डिसिप्लिनरी इंटरव्यूज़ इन्फॉर्मेशन में आते हैं। टर्मिनेशन ये भी इन्फॉर्मेशन में आता है। परसुएसिव भी होते हैं जो कन्विंस करने के लिए लिए जाते हैं। फिर किस तरीके से प्लान होना चाहिए, उसमें ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड और डायरेक्ट ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ये 3 इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आ जाए वो पूछ सकते हैं कि ये बताइए ओपन एंडेड है या किस में सबसे कम टाइम लगता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में येस और नो क्योंकि दिया जाता है जवाब, इसलिए सबसे आसान है। और ओपन एंडेड में क्योंकि वो आप उनको चांस दे रहे होते हैं कि वो अपने बारे में बयान करें, और डायरेक्ट ओपन एंडेड में जो है ना वो अपनी फीलिंग्स भी शेयर कर रहे होते हैं, तो वो और उनके बारे में ज़्यादा आपको जानने का मौका मिलता है। लेकिन कंट्रोल जो है वो इंटरव्यूअर जो होता है उसके हाथ में होता है, इस वजह से डायरेक्ट ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहा जाता है उसमें। अच्छा री स्टेटमेंट क्वेश्चन, ये वो तरह के क्वेश्चन होता है कि जब मैं पूछूं कि जी आपने पहले कहा था या नहीं कहा था, तो ये जो ना वो री स्टेटमेंट है, क्योंकि मैंने आप ही की बात को रिपीट किया है, री स्टेट किया है, और मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। फिर इंटरव्यू का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अभी तक तो मैंने नहीं सुना कि किसी के पास ये सवाल आया, लेकिन हो सकता है आपके पास आ जाए, तो प्लीज़ एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। पार्टिसिपेटिंग इन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ मीटिंग, ये पार्टिसिपेशन रोल प्ले कितने तरह के होते हैं, इसमें 2-3 नंबर का सवाल आ सकता है। तो रोल प्ले जो होते हैं इंटरव्यूज़ में वो 3 तरह के होते हैं, सेल्फ ओरिएंटेड, ग्रुप मेंटेन एंड टास्क फैसिलिटेटिंग, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपसे पूछा जा सकता है ग्रुप मेंटेनेंस रोल में क्या होता है, इनकरेज किया जाता है, हार्मोनाइजेशन होता है, और कॉम्प्रोमाइजिंग होता है। एक मिनट, जो सेल्फ ओरिएंटेड रोल्स होते हैं ना वो बहुत सेल्फिश होते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो बहुत डोमिनेटेड होते हैं, ठीक है। जो ग्रुप मेंटेनेंस रोल्स होते हैं ना वो बस पीस चाहते हैं पूरे ग्रुप में और अच्छा सा चाहते हैं। जो ऊपर वाले होते हैं वो अटेंशन सीकर्स होते हैं ना, और ये वाले जो थे वो हार्मनी चाह रहे होते हैं, हर तरह की चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले होते हैं। अच्छा जो टास्क फैसिलिटेटिंग रोल्स होते हैं वो बेसिकली इनिशलाइजर्स होते हैं, वो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को,
और वो उनको इधर या तो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है या वो दे रहे होते हैं, और फिर वो कोऑर्डिनेट करते हैं, सबकी मदद करते हैं, वो एक लाइन में चलने की कोशिश करते हैं और सबको एक साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं। ग्रुप के नॉर्म्स क्या होते हैं, इसमें उन्होंने कहा है कि जी 10 मिनट अगर कोई लेट होता है तो ये अनरिटन रूल है कि चलो 10 मिनट लेट होना कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर वो 15 मिनट लेट होता है तो वो ज़्यादा लेट हो जाता है, तो हम कहते हैं कि नहीं जी ये एक मसला है, तो ये हमेशा लेट आता है, इस तरीके से करके हम जर्नलाइज करना शुरू कर देते हैं। ओके, ग्रुप डिसीजन मेकिंग क्या होती है, ओरिएंटेशन फेज़ होता है, कॉन्फ्लिक्ट फेज़ होता है, इमरजेंस फेज़ होता है, रीइंफोर्समेंट फेज़ होता है। ये आपसे 4 फेजेस पूछ सकते हैं, ओरिएंटेशन जिसमें आप प्रेजेंट कर रहे होते हो, कॉन्फ्लिक्ट जिसमें आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम हो रही होती है और आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हो, और रीइंफोर्स करना, आप उसको इम्प्लाई करने की कोशिश कर रहे होते हो। ठीक है। उसके अलावा अच्छा स्पीचेस, यहाँ पे आप कोई अच्छा सा देख लीजिएगा कि आपको कोई अच्छा सा डिफाइन योर पर्पस मिल जाए, एनालाइज योर ऑडियंस, हो सकता है वो आपको 5 मार्क्स का ये कह दे कि जी डिफाइनिंग योर पर्पस, आपका पर्पस क्या है, आप वो एक्सप्लेन करें। और ऑडियंस को कैसे एनालाइज करना चाहिए, कैसे जज करना चाहिए कि हम जो ये बात बयान करने के लिए जा रहे हैं इधर दे आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स और नॉट। ओके, इस्टेब्लिशिंग द मेन आइडिया, उसमें मेन आइडिया आपको किस तरीके से फॉर्मेट करना है, उसको उसको बिगर पिक्चर में वो आपका मेन आइडिया कैसा दिखना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि जब मैं आपको सुना रही हूँ तो वो अच्छा लग रहा है, लेकिन जब मैं बिगर पिक्चर में सबको प्रेजेंट कर रही हूँ तो वो चीज़ ख़राब लग रही हो। तो ठीक है। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग इन आउटलाइन, आपकी जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन देते हैं उसकी आउटलाइन कंपलसरी होती है, उसमें सब्जेक्ट, पर्पस, ऑडियंस और कहाँ आप अपनी स्पीच देने के लिए जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। एस्टिमेट द लेंथ, आपको पता होनी चाहिए कि 125 to 150 वर्ड्स इन अ मिनट आप बोलना है। ऐसा ना हो कि जैसे मैं बोलती हूँ बहुत तेज़ तेज़ बहुत फास्ट फास्ट, ऐसे बात नहीं करनी है प्रेजेंटेशन में। फिर 20 to 25 डबल पेस्ट जो आपका है वो उसमें आपके कंप्लीट हो जाएं, इतने इतने पेजेस हों, उससे ज़्यादा की ना हों, 3 to 5 मिनट्स की हो, जबकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। The remaining 10 to 20 minutes would be available for responding to the question and answers. क्वेश्चन आंसर का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रेजेंटेशन में। ऑडियंस का एटीट्यूड, उनकी नॉलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो रिलेशनशिप आपकी ऑडियंस के साथ आपका कैसा है, अगर आपको लगे कि वो बोर हो रही है, सोने लगी है, तो उनको कोई ना कोई एक्टिविटी पकड़ा दी जाए या उनको विजुअल एड के जरिए दोबारा से उनके इंटरेस्ट को वापस लेकर आया जाए। यही सारी चीज़ें इन्होंने इसमें बयान की हैं। अच्छा, क्रेडिबिलिटी कैसे, आप कोई वेग बात ना करें, कोई ऑर्नेट बात ना करें, कोई इस तरह की बात ना करें जो सही ना हो, जो कोई गलत बात की जा रही हो, तो उससे आपकी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद अपनी प्रेजेंटेशन को ओवरव्यू ज़रूर करें, और जब दोबारा से आप कर रहे हैं उसको ओवरव्यू करें, तो ये इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, ये चैप्टर भी हमारा क्लोज हो गया। ओके। फिर उसके बाद ये सवाल पूछा जाता है कि मास्टरिंग द आर्ट ऑफ डिलीवरी, आर्ट ऑफ डिलीवरी के कितने पार्ट्स हैं। इम्प्रॉम्प्टू, जो हम एन वक्त पे जो हमसे कोई सवाल किया जाता है और हम उसको जवाब दे रहे होते हैं बगैर प्रिपरेशन के, उसको कहते हैं इम्प्रॉम्प्टू। और मेमोराइजेशन, जो हम रट्टा लगा लेते हैं लेकिन अक्सर औकात जो ना वो दूसरी पब्लिक को देख के भूल जाते हैं। रीडिंग, जो हम छोटे छोटे चिट्स लिख देते हैं, फ्लैश कार्ड्स लिख देते हैं, उसमें लिख के ले जाते हैं और बयान कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, उसको रीडिंग करते हैं। OHPs, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स जो होते हैं वो इसमें वो भी आते हैं, कंप्यूटर्स आते हैं, विजुअल एड्स आते हैं, ये सारी चीज़ें पार्ट्स हैं। डिलीवरिंग द स्पीच, हैंडलिंग द क्वेश्चंस, ये किस तरीके से आपको हैंडल करने हैं। 4-5 चीज़ें इसमें से आपसे पूछ सकते हैं। पहली चीज़ तो ये पूछ सकते हैं कि आउटलाइन क्या होती है, और होल्डिंग द ऑडियंस अटेंशन आप कैसे होल्ड कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया कि कोई एक्टिविटी कराकर या विजुअल एड शो करके। और क्लोज किस तरीके से करना है कि रीस्टेट द मेन पॉइंट्स, और जो अहम पॉइंट है उसको दोनों दोबारा से रिपीट किया जाए, और बताया जाए कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है फ्यूचर के लिए, और क्वेश्चन आंसर्स किए जाएं, बताए जाएं। और ये सारी चीज़ें जो ना कि आपको स्पीच कैसे देनी है, मेमोराइज करके, रीड करके, या अचानक से बगैर किसी तैयारी के इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग, और ये सारी चीज़ें करनी है। ठीक है। और लेक्चर नंबर 45 में ये फ्लिप चार्ट देख रहे हैं, ये चॉक बोर्ड्स एंड वाइट बोर्ड्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, विजुअल एड्स में आते हैं। हैंड आउट्स भी जो है ना वो विजुअल एड्स में आते हैं, और OHPs जो है ना वो भी विजुअल एड्स में आते हैं, और स्लाइड्स जो हैं वो भी विजुअल एड्स में आती हैं। कंप्यूटर्स और ये फिल्म स्ट्रिप्स एंड मूवीज़, ये जो मुश्किल होते हैं लेकिन ये भी विजुअल एड्स में आते हैं। मॉडल्स जो हम बिल्ड करते हैं वो भी विजुअल एड्स में आते हैं। तो
ये लेक्चर नंबर 45 ख़त्म हुआ, 44 ख़त्म हुआ, 45 जो है वो सेम है। और उसमें ये सारी चीज़ें जो अभी तक का पूरा है उसको रिवाइज कराया गया। 7 C's इसमें जो आती हैं, क्लैरिटी, कोहेरेंस, करेक्टनेस, कंसाइजनेस, ये सारी चीज़ें 7 C's जो हमने पढ़े थे वो आ जाएंगे। और प्लानिंग बिजनेस मैसेजेस, किस तरीके से प्लान करना है, एनालाइज कैसे करना है, इस्टेब्लिश कैसे करना है, डिस्क्राइब कैसे करना है, कंपोज कैसे करना है बिजनेस मैसेज को, और रिसीव करना है। फिर अच्छा, एक और चीज़ इसमें, एक चीज़ मिसिंग है, गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ को किस तरीके से मैसेजेस को हमने बताना है। ये देखें देखें आ गया। ये आपसे डिफरेंस पूछ सकते हैं गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ का। और ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा डायरेक्ट होता है, कौन सा इनडायरेक्ट होता है। तो गुड न्यूज़ तो डायरेक्ट हम बताते हैं, लेकिन हम जब बैड न्यूज़ बता रहे होते हैं ना, तो वो हम घुमा फिरा के बताते हैं, तो वो स्ट्रेट हम डायरेक्ट नहीं बताते बैड न्यूज़ को। और बैड न्यूज़ में हम यूजुअली इनडायरेक्ट होती है तो हम बफर यूज़ करते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हम बफर यूज़ कर रहे हैं उसमें। तो जबकि हम गुड न्यूज़ में कभी भी बफर यूज़ नहीं करते। बैड न्यूज़ में हम कोई फॉल्स प्रोमिस नहीं करते, सॉरी नहीं करते, अपॉलोजी नहीं करते कि भाई हमसे मतलब आई एम रियली सॉरी, सी यू नेक्स्ट टाइम, सॉरी दिस प्लेस इज फुल और समथिंग लाइक दैट, वी डोंट यूज़ इट। ओके। और परसुएसिव मैसेजेस जो होते हैं, जो किसी को कन्विंस करने के लिए होते हैं, ख़ासतौर पे सेल्स में यूज़ किए जाते हैं, और उसमें उनके बेनिफिट्स भी मौजूद होते हैं। लॉन्ग रिपोर्ट्स होती हैं, जर्नल रिपोर्ट्स होती हैं, फिर उनकी एम्पेरिकल रिपोर्ट्स होती हैं, ये सब पढ़ चुके हैं आप एक दफ़ा रिवाइज़ करेंगे, ये शॉर्ट फॉर्म में आपको मौजूद है, तो आपको आसानी हो जाएगी। इसके अलावा भी कोई सवाल पूछना हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। और ENG 201 बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग के अलावा भी बिजनेस के अगर आपको चाहिए, MGT 211 के बारे में स्कोप चाहिए, या अगर आपको मैथमेटिक्स जो है, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जो ग्रेजुएशन और मास्टर्स के लेवल की है, अगर आपको उसका स्कोप चाहिए या उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, या MCM जो मास कम्युनिकेशन है, MCM 101, उसके लिए भी अगर आपको स्कोप चाहिए, इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए, या साइकोलॉजी, हिस्ट्री एंड systems in psychology, if you want it, please feel free to ask me. और उसके साथ साथ please don't forget to subscribe me and like my channel, and please do comment कि आपको ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई, और ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। थैंक यू, बाय बाय।